हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। जो प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और इन प्रश्नों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो संबंधित रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पीछे आप 116 नंबर के क्लास को देख पा रहे होंगे। अगर आप लोग इसे नहीं कंप्लीट किए हैं तो इसे आप लोग चैनल पे जाके पढ़ रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग 117 नंबर के क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो ये सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं और एग्जामों में पूछे जाने की संभावनाएं भी बहुत ही प्रबल हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? केवल एक्ट की बात कर रहा है अधिनियम। जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है, ये अधिनियम कब आया था? तो ये आया था भारत में 2009 में और ये कम से कम 2000 एग्जामों में आज तक पूछा जा चुका है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप सभी जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। ठीक, ये बातें भी आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो कौन सा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। और शिक्षा को हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है। इस 21 ए में रख के इसे मौलिक अधिकार बनाया गया है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरह से कुछ अधिनियम भी आते हैं, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सूचना का सूचना का अधिकार अधिनियम, ये पूछता है एग्जाम में कब आया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम की बात करें, सूचना का अधिकार अधिनियम ये भारत में कब आया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये आया था भारत में 2005 में। कब आया था? 2005 में। ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है। और नागरिकता अधिनियम, एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे पूछे अगर नागरिकता अधिनियम भारत में कब आया था? नागरिकता नागरिकता अधिनियम ये भारत में कब आता है? तो नागरिकता अधिनियम भारत में ये आया था 1955 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। तो ये कुछ अधिनियम है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। एडिशनल तौर पे आप लोग याद रखें क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका रिवीजन करेंगे। भारत में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये लागू हुआ 2009 में। आप सभी जानते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 ए के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये आया था 2005 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। ये भी पॉलिटी से एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, वायरस का पूर्ण रूप पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए, वायरस जो होते हैं ये दुर्भावना से तैयार किए जाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, जो आपके कंप्यूटर में किसी तरह से इंसर्ट हो जाते हैं, या फिर आप कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, या फिर इंटरनेट के द्वारा भी आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर जाते हैं, आपके फाइलों को चुराते हैं, या फिर आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है विटॉल, आई फॉर इंफॉर्मेशन, विटॉल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। और फिर क्या है? आर, आर फॉर होता है रिसोर्स, रिसोर्स, रिसोर्स। यू फॉर होता है अंडर, अंडर। यस फॉर होता है साइज, साइज। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है विटॉल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ये इसका फुल फॉर्म होता है, हमने बताया, ये दुर्भावना से तैयार किए गए उस कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर में अगर आ जाएं तो आपके फाइलों को करप्ट कर देते हैं, आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब एग्जाम में दो चीज़ें आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है। विश्व का पहला वायरस कौन सा बनाया गया था? ये भी मनुष्य ही बनाते हैं, ये अपने आप से नहीं होता है। मनुष्य इसको बनाते हैं अपने उद्देश्य के लिए। तो विश्व का पहला जो वायरस था, कंप्यूटर का जो वायरस था, उसका नाम था क्रीपर। क्या नाम था उसका?
क्रीपर, ये बातें एग्जाम में पूछी गई हैं। क्रीपर 1971 में इसे बनाया गया था। 1971 में विश्व का पहला जो वायरस था कंप्यूटर वायरस, उसका नाम था क्रीपर। अगर आपसे पूछे कि पहला पीसी वायरस कौन था, जो पर्सनल कंप्यूटर के लिए था, विश्व का पहला पीस विश्व का पहला अगर आपसे पूछे कि पीसी वायरस कौन सा था, तो विश्व का जो पहला पीसी वायरस था उसका नाम था ब्रेन। क्या नाम था? उसका नाम था ब्रेन। अब इस ब्रेन जो वायरस था, ये दिमाग वाला ब्रेन, इसको बनाया गया था 1986 में। ये इसको दो पाकिस्तानी भाइयों ने बनाया था। और कौन बना सकता है? तो दो पाकिस्तानी भाइयों ने इसका निर्माण 1986 में किया था। ये पहला, इस एग्जाम में पूछा जाता है पहला पीसी वायरस कौन था, ब्रेन था। और विश्व का केवल पहला वायरस पूछे तो क्रीपर नाम था, 1971 में बनाया गया था। ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कंप्यूटर का महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस क्लास की खास बात यह है कि इसमें आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर में वायरस का पूर्ण रूप क्या है? हमने बताया विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, इसका फुल फॉर्म होता है विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, इसका फुल फॉर्म होता है। हमने कंप्यूटर वायरस के बारे में बताया। विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर था, जिसे 1971 में बनाया गया था। और पहला पीसी वायरस क्या था? ब्रेन नाम था, 1986 में बनाया गया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी पॉलिटी से संबंधित है। और ये क्या कह रहा है कि कौन कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार बने? तो गुलजारी लाल नंदा का आप लोग नाम याद रखेंगे। ये 2 बार कार्यकारी गुलजारी गुलजारी लाल नंदा का आप लोग नाम याद रखेंगे। ये 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा ये भारत के, अगर आपसे पूछे कि एकमात्र कार्यकारी अध्यक्ष को एकमात्र कार्यकारी कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन सॉरी एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो भी आपको गुलजारी लाल नंदा का नाम याद रखना है। और भारत के पहले कार्यवाहक, ऐसे भी करके पूछा जाता है, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो भी आप लोग को गुलजारी लाल नंदा का ही नाम आप लोग को बताना है। तो ये 2 बार बने। कब कब बने? पहली बार 1964 में बने थे। तो 1964 में आपके प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये 1964 में बनते हैं और 13 दिन के लिए बने थे। 13 दिन के लिए बने थे उस समय। और एक बार बने थे 1983 में और 1966 में बने थे। और 1966 में क्या होता है? यहाँ 1966 में तब के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो इनकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब ये बनते हैं यहाँ पे 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। और बात करें एक और प्रधानमंत्री से विशेष, ये प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं। जैसे पहले पूछा जाता है कि पहले गैर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले गैर कांग्रेसी की बात करें, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ये थे, आप लोग को याद होगा, ये थे आपके मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जो कि किस पार्टी से थे? जनता पार्टी से थे। ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती, किस पार्टी से ये थे? जनता पार्टी से। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, कौन कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार बने हैं? हमने बताया गुलजारी लाल नंदा, ये भारत के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री और भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री। इनको अंतिम भी कह सकते हैं। जब एक ही बने हैं तो पहले अंतिम लगा लगा के पूछेगा एग्जामिनर, तो आप लोग बताएंगे, घबराएंगे नहीं। और 1964 में पहली बार बने। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। 13 दिन के लिए बने थे। भारत और चीन युद्ध के दौरान 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, तब 13 दिन के लिए बनते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करें, मोरारजी देसाई जनता पार्टी से थे। इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे साथ इसी तरह से और भी क्लास पाने के लिए जुड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्लास की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है
अंतिम मतलब दूसरा प्रश्न है, यह है कि राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनका जो अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है, इसको अपनाया गया है। इसको अपनाया गया आयरलैंड सॉरी दक्षिण अफ्रीका से। इसको अपनाया गया कहाँ से? इसको अपनाया गया है दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से। आप लोग जानते हैं कि जब हमारा संविधान बना तो कई देशों से इसके स्रोत को लाया गया, तब जाकर के हमारे संविधान का निर्माण हुआ। और एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से स्रोत किस देश से लाया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से इसे लाया गया। जबकि अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से लाया गया है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्यों का जो नामांकन होता है, ये हम लोगों ने किस देश से लाया है? तो ये हमने लाया है, ये लाया है आयरलैंड से। कहाँ से लाया है? ये लाया है हम लोगों ने आयरलैंड से। यहाँ पे लिख लेते हैं, आयरलैंड के संविधान से ये हमने लाया है। जबकि पूछे राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव हमने कहाँ से लाया है, तो दक्षिण अफ्रीका बताएंगे। अगर राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन पूछे तो आयरलैंड बताएंगे। ये दोनों बात एग्जाम में पूछी गई है। और इसके अलावा संविधान में बहुत सारी चीज़ें हमने अलग अलग देशों से कॉपी की। अगर आपसे पूछे कि द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से लाए हैं द्विसदनीय व्यवस्था ये कहाँ से लाए हैं, तो ये लाए हैं आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन से। और एकल नागरिकता भी हमने कहाँ से लाया है? एकल नागरिकता भी हम लोग कहाँ से संविधान से लाया है? ब्रिटेन से। एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, संसदीय व्यवस्था। संसदीय एक ही बात हुई, संसदीय व्यवस्था की बात करें, ये भी कहाँ से लाया गया है? तो ये सभी हम लोग लाए हैं ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से ये सभी आया है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मूल अधिकार के बारे में अभी हमने पढ़ा है, भाग 3 जो है आपका मूल अधिकार। ये आपसे पूछे ये किस देश के संविधान से लाया गया है, या फिर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है, ये किस देश के संविधान से हमने कॉपी किया है? ये हमने अमेरिका से लिया है। कहाँ से? अमेरिका से। ठीक। अगर आपसे पूछे कि डीपीएसपी की बात करें, जिसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहते हैं, भाग 4। या फिर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये हमने कहाँ से लिया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ये हमने लिया है आयरलैंड से। तो ये चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप लोग को याद रखना है। इतनी चीज़ें रिवीजन के तौर पे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान को किस देश से अपनाया गया? दक्षिण अफ्रीका से। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन हमने लिया आयरलैंड से। द्विसदनीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था ये हमने लिया ब्रिटेन से। मूल अधिकार और महाभियोग केवल राष्ट्रपति पे लगाया जाता है, जबकि महाभियोग जैसी प्रक्रिया अन्य पदाधिकारियों पे लगाई जाती है। बस प्रक्रिया होती है, लेकिन अगर आपसे पूछे महाभियोग किस पे लाया जाता है, तो केवल राष्ट्रपति पे। डीपीएसपी राष्ट्रपति का निर्वाचन ये कहाँ पे है? आयरलैंड से हमने लिया। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, किस खेल से अंग्रेजी पेशेवर क्लब चेल्सी जुड़ा हुआ है? तो ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अब इस प्रश्न से हम लोग फुटबॉल से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। तो देखिए फुटबॉल से ये जुड़ा हुआ है। पेशेवर जो क्लब है, अंग्रेजी पेशेवर क्लब चेल्सी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। ठीक। अब देखिए फुटबॉल से आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती है। अब ये अंग्रेजी पेशेवर क्लब जो चेल्सी है, ये सबसे पहले ये कहाँ पे है? तो ये लंदन में है। लंदन कहाँ पे है? ब्रिटेन में। ये बात पूछी जाएगी, ये बात एग्जाम में पूछी जाएगी। और अगली बात यहाँ से एक चीज और आप लोग को याद रखना है, फुटबॉल से संबंधित क्या क्या चीजें। तो फुटबॉल से संबंधित आपको याद रखना है, फुटबॉल का जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म, तो इनका जन्म भी इंग्लैंड में ही हुआ था। जन्म। अगर आपसे पूछे कि कितने मिनट का है इसका जो अवधि होता है, फुटबॉल में कितने मिनट की पारी खेली जाती है, तो ये 90 मिनट की होती है। 15-15 मिनट का शायद 4 खेले जाते हैं, 90 मिनट का टोटल होता है। अगर आपसे पूछे कि फुटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं, तो पर टीम 11 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पे 11-11 हम लोग लिख देंगे। अगर आपसे पूछे कि फुटबॉल से संबंधित कुछ कप के बारे में बताइए, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। डूरंड कप एग्जाम में जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, डूरंड कप
रोवर्स कप, ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। रोवर्स कप और सुब्रतो कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो कप ये फुटबॉल से संबंधित कप है। ये तीनों याद रखेंगे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमने बताया। इसके अलावा भी और है, इतना ही नहीं है, और भी है। आप लोग कम से कम इतना याद रखेंगे, खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करेंगे ना, किस खेल से अंग्रेजी पेशेवर क्लब चेल्सी जुड़ा हुआ है? तो हमने बताया फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। और फुटबॉल का जन्म कहाँ से हुआ है? इंग्लैंड से। और ये चेल्सी क्लब कहाँ का है? ये लंदन इंग्लैंड का ही है। ये बातें आप लोग को याद रखना है। और बात करते हैं अवधि। फुटबॉल में अवधि कितनी होती है, मतलब कितने मिनट की होती है? 90 मिनट की। खिलाड़ी इसमें 11 होते हैं। डूरंड कप, रोवर्स कप, सुब्रतो कप, ये सभी किससे संबंधित कप हैं? फुटबॉल से संबंधित कप हैं। ये बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न आ चुका है वर्ल्ड जियोग्राफी से। क्या कह रहा है कि कौन ग्रही पवनों के सही प्रकार हैं? तो ग्रही पवने, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको अस्थाई पवने भी बोलते हैं। ग्रही पवने को हम लोग क्या कहते हैं? इसको अस्थाई पवने भी बोलते हैं। अब अस्थाई पवने क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वर्ष भर एक ही दिशा में बहते हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये पूरे वर्ष जो है, पूरे वर्ष ये एक निश्चित दिशा में बहते हैं, इस वजह से इसको अस्थाई पवने। कोई भी चीज निश्चित रहे तो उसको अस्थाई बोलेंगे। तो ये निश्चित दिशा में बहते हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये हमेशा कहाँ से कहाँ तक बहते हैं? ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहते हैं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, कोई भी हवा रहेगी या फिर गैस रहेगा, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही जाएगा। तो ये अस्थाई पवने इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे वर्ष ये निश्चित दिशा में बहते रहते हैं। और सही प्रकार की बात कर रहा है तो सबसे पहले आता है व्यापारिक पवने। एग्जाम में पूछा जाता है ये व्यापारिक पवने। सबसे पहले आता है व्यापारिक पवने। ये वर्ल्ड जियोग्राफी का है। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो वर्ल्ड जियोग्राफी में आप लोग पवने पढ़ेंगे, उसमें आप लोग को बताया जाएगा। व्यापारिक पवने होती हैं। फिर होती हैं एक पछुआ पवने। पछुआ वही पश्चिम दिशा वाला, उसको कहते हैं क्या? पछुआ पवने। स्थानीय भाषा में उसको पछुआ बोलते हैं। और फिर होता है ध्रुवीय पवने। ये 3 प्रकार के पवने होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवने। ये सही क्रम है, एग्जाम में पूछा जाता है, सही प्रकार हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ते हैं। जो ये ग्रही पवने होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इनके दिशा में परिवर्तन कब होता है? ग्रही पवने में दिशा में जो परिवर्तन है ये क्यों होता है? कभी कभी इनके दिशा में परिवर्तन क्यों होता है? तो ये होता है कोरियोलिस बल के कारण। कोरियालिस बल के बारे में आप लोग को वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा। ये कौन सी बला है? तो कोरियोलिस बल के कारण इनके दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक, आपसे पूछे कि ग्रही पवनों की दिशा में परिवर्तन कब होता है, तो वो कोरियोलिस बल के कारण होता है। और कोरियोलिस बल का अगर आपसे पूछे कि कोरियोलिस बल का कारण क्या होता है, क्यों कोरियोलिस बल काम करता है, तो ये पृथ्वी का, हमारे आप लोग जानते हैं पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती रहती है। तो ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से कोरियोलिस बल काम करती है। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। अब एग्जाम में पूछा जाएगा फेरल का नियम। और फेरल का नियम भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये फेरल का नियम क्या चीज है? तो देखिए फेरल का जो नियम होता है, इसमें ये कहा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होंगी वो कोरियोलिस बल के कारण अपनी दाईं ओर चलेंगी। और जो दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं होंगी वो कोरियोलिस बल के कारण ये अपनी बाईं ओर मुड़ जाएंगी। तो ये था आपका कोरियोलिस बल। जैसे आप लोग को ऐसे भी समझ सकते हैं, ये अपनी पृथ्वी है, ऐसे बना देंगे तो ये हवाएं, ये कौन सी साइड है? तो ये दाएं साइड है, और ये फिर बाएं साइड है। तो इस तरह से ये हवाएं दाएं साइड में जाती हैं, हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में बाएं साइड में जाती हैं। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कौन ग्रही पवनों के सही प्रकार हैं? तो हमने बताया व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने, ये सभी ग्रही पवने के प्रकार हैं।
और ग्रही पवनों को हम लोग अस्थाई पवनें भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ष निश्चित दिशा में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती रहती है। अब अस्थाई पवनें पवनों की दिशा में परिवर्तन कब आता है? हमने बताया कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? ये एग्जाम में पूछा गया, तो ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है। फेरल का नियम इसी से संबंधित है, कोरियोलिस बल से, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके तहत, इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं। ये है आपके फेरल का नियम। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तेजी के साथ बढ़ते हैं, कि कह रहा है कि 1975 में भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह को लॉन्च करने में किस देश ने सहायता की थी? तो महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जनरल अवेयर से समझ लीजिए। तो इसको, इसमें मदद किया था आपका सोवियत संघ। किसने मदद किया था? सोवियत संघ। सोवियत संघ को अब रूस भी कहा जाता है। और ये जो हमारा पहला उपग्रह था, इसका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, और हमने इसे रूस की सहायता से इसको लॉन्च किया था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कब लॉन्च किया था? 1957 में। और ये भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरह से भारत में पहला से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, या फिर केवल रिएक्टर पूछे, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर क्या था? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था, एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है, इसका नाम है अप्सरा। इसका नाम है अप्सरा। ये 1900 कब ये बनाया गया था? 1956 में इसे बनाया गया था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का अगर आपसे पूछे कि पहला पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो वो है आपका पृथ्वी। नाम याद रखना, क्या भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र वो पृथ्वी है। अगर आपसे पूछे कि भारत के, यहाँ पे एक चीज और एडिशनल तौर पे आप लोग और याद रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे भारत के, पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राकेश राकेश शर्मा राकेश शर्मा थे। और ये कब गए थे? ये 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। तो इतनी चीजें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, आप लोग जरूर याद रखें, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए 1975 में भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह को लॉन्च करने में किस देश ने सहायता की थी? तो इसे हमने लॉन्च किया था सोवियत संघ के मदद से। इसका नाम था आर्यभट्ट। 1957 में, 1975 में इसे हमने भेजा था, 1975 में भेजा था। 1957 में रूस ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा था, जिसका नाम था स्पुतनिक। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा 1956 में। पहला प्रक्षेपास्त्र कौन था? पृथ्वी था। और पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 1984। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इसका डेट यहाँ पे दिया हुआ है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो देखिए 1947 के बाद से आज तक जितने भी लोग भारत में शहीद हुए हैं, भारत की सुरक्षा में शहीद हुए हैं, उन सभी के सम्मान में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में बनाया गया है। नई दिल्ली में बनाया गया है। आप लोग जा करके वहां पे देख भी सकते हैं, नई दिल्ली में ये बनाया गया है। एक चीज यहाँ पे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से और चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका वास्तुकार कौन था, यानी कि डिजाइनर कौन था, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये थे इसके वास्तुकार योगेश चंद्र हासन। योगेश चंद्र हासन जी का नाम है, आप लोग याद रखेंगे। ये इसके क्या थे? डिजाइनर थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका उद्घाटन के बारे में, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के उद्घाटन के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये कब बन करके तैयार हुआ, तो अभी जल्दी की बात है, 2019 में ये बन करके तैयार हुआ था। और इसका उद्घाटन पीएम अपने नरेंद्र मोदी जी किए थे। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और दिल्ली में कुछ और भी स्मारक हैं जो जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया गेट, अगर आपसे पूछे इंडिया गेट ये कहाँ पे स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। आप लोग जानते हैं कि इसके वास्तुकार के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एडविन लुटियन ने इसे बनाया था। किसने बनाया था? एडविन 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 लुटियन ने इसे बनाया था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और
एडविन लुटियन ने इंडिया गेट बना दिया। उसके बाद कुतुब मीनार, अगर दिल्ली में लाल किला भी तो है, लाल किला ये किसने बनाया था? तो इस ये बनवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने बनवाया था। कौन बनाया था इसका पता नहीं, ये एग्जाम में पूछा जाता है किसने बनवाया था। और दिल्ली में और कौन सी बताएं? हाँ, कुतुब मीनार अगर आपसे पूछे कहाँ पे है कुतुब मीनार कहाँ पे है, तो ये भी आपके दिल्ली में स्थित है। मीनार गलत लिखा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐबक ने बनवाया था, ऐबक ने बनवाया था, ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। और कमल मंदिर, लोटस टेम्पल यहाँ पे लिख लीजिए, कमल मंदिर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ पे है, तो ये आपके दिल्ली में है। इन सब चीजों को याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं स्मारक से। कौन से स्मारक कहाँ स्थित हैं, तो हमने दिल्ली के कुछ स्मारक बता दिए, आप लोग इससे रिलेट करके याद रखेंगे। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पे है, हमने बताया नई दिल्ली में है। इसके वास्तुकार याद रखना है क्योंकि पूछ सकता है। योगेश चंद्र हासन है और इसका उद्घाटन 2009 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इंडिया गेट किसने बनाया था? एडविन लुटियन, नई दिल्ली में है। लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। कुतुब मीनार दिल्ली में ऐबक ने बनवाया था। लोटस टेम्पल भी कहाँ पे है? ये भी दिल्ली में है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऋग्वेद, भारत में वैदिक काल की अवधि क्या थी? ये थी आपके 1500 से 1500 500 बीसी थी ये भारत में ऋग वैदिक काल की अवधि। और वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। इसको दो भागों में, एक तो आपका बना, यहाँ पे लिख लीजिए, पहला कौन से भाग में बांटा गया? ये था आपका ऋग वैदिक काल, इसको कहा गया ऋग वैदिक, इसको ऋग वैदिक काल, जो पूरी तरह से ऋग वैदिक काल पे और ऋग्वेद पे आधारित था, या फिर इसे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। पूर्व वैदिक, वैदिक काल, पूर्व का मतलब वैदिक काल से पहले का, मतलब पहले वाला वैदिक काल पूर्व वैदिक काल का अर्थ हुआ। तो ये था कब से कब तक? तो ये 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरा था उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। कभी कभी ये बांटने वाला भी पूछा जाता है एग्जाम में, उत्तर वैदिक काल के बारे में ध्यान रखेंगे। तो ये कब से कब था? तो ये 1000 से लेकर के 1000 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक था। ये चीजें आप लोग को याद रखना है। हिस्ट्री का प्रश्न है, हिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं, इसका रिवीजन करेंगे। ये 600 बीसी था क्या? 1000 बीसी से 600 बीसी था, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करेंगे। भारत में वैदिक काल की अवधि क्या थी? तो ये हमने बताया 1500 से 600 बीसी। ऋग वैदिक काल की अवधि 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल से 1000 बीसी से 600 बीसी थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात क्या था? ये था आपके 39 31 अनुपात 69, ये था 31 अनुपात 69। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था, जनगणना से संबंधित क्या का प्रश्न पूछा जाता है? अगर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का था, लिंगानुपात किस राज्य का था, या फिर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था, तो ये केरल था। केरल का नाम केरलम हो गया है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था, सेक्स रेशियो इसे इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आप लोग ना समझ पाए तो सेक्स रेशियो याद रखना, ये हरियाणा का था सबसे कम लिंगानुपात। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम साक्षरता किस राज्य की थी, सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है, तो वो है आपके बिहार की। कहाँ की है? बिहार की। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य आपसे पूछता है एग्जाम में, सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अगर आपसे पूछे तो ये था आपके अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या से संबंधित प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो जनसंख्या से संबंधित आप लोग प्रश्न को याद भी रखेंगे और हम लोग लगातार यहाँ पे पढ़ते रहेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है साइंस से।
कह रहा है कि कौन कार्बन का अपरूप नहीं है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कौन कार्बन का अपरूप, ऑप्शन में CO2 दिया था। ऑप्शन में क्या दिया था? ऑप्शन में दिया था CO2। CO2 ये कार्बन का एक यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है। ये कार्बन का अपरूप नहीं है। कार्बन का अपरूप का शाब्दिक अर्थ होता है कि वो कार्बन ही रहे लेकिन उसका रूप दूसरा रहे, इसका अर्थ हुआ कार्बन का अपरूप। तो देखिए कार्बन के दो अपरूप होते हैं। इसके अपरूप की बात करें, इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार के अपरूप होते हैं आइए चलिए देखते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय अपरूप, और एक होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। आइए चलिए देखते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय किसे कहते हैं। अक्रिस्टलीय अपरूप, देखिए क्रिस्टलीय अपरूप में जो क्रिस्टल की नुमा रहता है, जैसे आपका हो गया हीरा हो गया, हीरा हो गया और ग्रेफाइट, ये दो का नाम आप लोग तो जरूर पढ़े होंगे। ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट का नाम आप लोग जरूर पढ़े होंगे, लेकिन अभी दो और डिस्कवर हुआ है जिसका नाम था, एक का नाम है ग्राफीन, एक का नाम है ग्राफीन कार्बन के अपरूप में, और एक का नाम है फुलेरिन। यहाँ पे लिख देते हैं फुलेरिन। ग्राफीन और फुलेरिन ये भी कार्बन के अपरूप हैं, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अक्रिस्टलीय अपरूप में आ जाएगा कोयला। कोयला आपका हो गया, चारकोल हो गया, कोयला चारकोल, और काजल, काजल हो गया, कोक हो गया। कोक क्या होता है भाई मैं नहीं जानता, अभी इसको देखेंगे क्या होता है। चलो तो इसका रिवीजन करते हैं कि कौन कार्बन का अपरूप नहीं है। तो ये कार्बन का अपरूप है कौन, देखते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय होता है और एक अक्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टलीय में हीरा, ग्रेफाइट, ग्राफीन और फुलेरिन होता है। अक्रिस्टलीय अपरूप में आ जाएगा कोयला, चारकोल, काजल और कोक। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। तो देखिए कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, कुछ यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में हम लिख देते हैं। C++, उसके बाद जावा, ये भी कंप्यूटर का लैंग्वेज है। जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ये भी कंप्यूटर का लैंग्वेज है। पाइथन साप शायद भी होता है, आप लोग इसे साप ना समझें। पाइथन, बेसिक, बेसिक भी कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है। पास्कल, पास्कल कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है। ये सभी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कोबोल भी कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, और लगभग बच्चों को याद भी हो गया है ये सभी चीजें। अब कुछ नए प्रश्न पूछे जाते हैं, अन्य कुछ कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में याद रखेंगे। जैसे आपका हो गया स्विफ्ट, स्विफ्ट के बारे में, ये क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग भाषा पूछ रहा है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और कोटलिंग के बारे में भी, कोटलिंग के बारे में, ये भी कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इतनी चीजें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। कंप्यूटर से संबंधित देखिए यहाँ पे प्रश्न आ चुका है कि कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, बेसिक, पास्कल, स्विफ्ट, कोटलिंग, ये सभी क्या है, कंप्यूटर के लैंग्वेज है जिन्हें आप लोग को याद रखना है। क्या बात है। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनको स्थित है। तो देखिए किस शहर में, तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। चलिए देखिए किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है। तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे, हैदराबाद में स्थित है। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। अब ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक, इसकी स्थापना जो हुई थी, इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी बात आप लोग को यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है, ये मंत्रालय क्या है इसका,
तो कौन सी मंत्रालय रहेगी? पृथ्वी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय रहेगी, ठीक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ये है। अच्छा, ये काम क्या करता है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तो हो गया, लेकिन ये काम क्या करता है? इसके कार्य की बात करें तो ये जैसे जो भी समुद्री आपदाएं आने वाली होती है, जैसे तूफान हो गया और भी समुद्री लहरें आ जाती हैं, ज्वार भाटा वगैरह होती हैं, तो उन सभी की जानकारी देता है। तो समुद्री आपदा की क्या करता है? ये विभाग जो है समुद्री आपदा की क्या करता है? हमें जानकारी देता है। समुद्री आपदा की क्या करता है? जानकारी। कहाँ पे मछली ज़्यादा है ये भी बताता है, किस जगह पे मछली ज़्यादा है ये है, या फिर कौन सी घटनाएं समुद्र के अंदर हो रही है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताता है ये। और इसके हेड या फिर निदेशक की बात करें तो ये है टी.एम. बालकृष्णन नायर। टी.एम. बालकृष्णन टी.एम. बाल अरे 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 कृष्णन नायर इनके क्या हैं? हेड हैं। इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है। तो हमने बता दिया हैदराबाद में स्थित है। इसके हेड हैं टी.एम. बालकृष्णन नायर और इसकी स्थापना 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर ये संस्था आती है और इसके कार्य क्या है? समुद्री आपदा की जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में किसने की थी? तो देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न है। मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी प्रश्न आए उसे आप लोग केयरफुल होके पढ़िए, क्योंकि क्योंकि ये सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम के लिए कई बार पूछे जाते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद्र गांधी जी ने इसे स्टार्ट किया था। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पे देखिए पूरा नाम यहाँ पे दिया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब क्यों इसे बनाया गया था? तो देखिए सत्याग्रह सभा क्यों बनाया गया था, आखिर क्या इसकी जरूरत पड़ी? भारत में आया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1919 में। ये क्या था? ये रॉलेट एक्ट के तहत किसी को भी बिना अपील कोई भी अपील मतलब कोई भी सुनवाई नहीं, बिना वकील, बिना, इसे क्या कहा जाता है? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, कोई भी सुनवाई नहीं, बिना दलील का कानून इसे बोला जाता है। और इसे महात्मा गांधी जी ने इसे काला कानून भी कहा। रॉलेट एक्ट को अगर आपसे पूछे कि काला कानून किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। और ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो इसी के खिलाफ विरोध करने के लिए सत्याग्रह की सभा की स्थापना 1919 में गांधी जी ने किया था। ये बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में किसने की? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किया। क्यों? रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 में इसकी स्थापना हुई। और रॉलेट एक्ट क्या था? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का जो इनका कानून था। ब्रिटिश साम्राज्य में किसी को भी कहीं से भी कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो और ये इसे महात्मा गांधी जी ने इसे काला कानून नाम भी दिया। सच में ये काला कानून ही था। अगला प्रश्न है जो कि मिलान करने के लिए एग्जाम में आजकल बहुत आते हैं। तो देखिए सरोज, ये किसका नाम है? सरोद। सरोद जो, अब इसमें मिलान करना, देखिए यहाँ पे कुछ वाद्य यंत्र और उसके वादक का नाम दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है कि सरोद। सरोद को किसको मिलाना है? आप लोग को अहमद अली से मिलाना है, क्योंकि ये वादक कौन है? अहमद अली। और तबला के वादक कौन है? किशन महाराज। तो इसमें किशन महाराज से मिलाना है। सितार के वादक कौन है? सितार पंडित रवि शंकर, इससे मिलाना है। पखावज के बारे में आपसे पूछे तो तोताराम शर्मा से मिलाना है। इस तरह से हम लोग पहले मिलान करके आते थे अपने एग्जाम में जब हम लोग छोटे थे। अभी ऐसे नहीं, आप लोग को ऑप्शन दिया जाएगा बाकायदे मिलाने के लिए। यहाँ पे केवल स्क्रीन पे बताने के लिए इस तरह से मिलाए हैं। तो सितार के जो वादक हैं
तो पंडित रविशंकर, तबला के वादक किशन महाराज हैं, और सरोद के वादक अहमद अली हैं, और पखावज के तोताराम शर्मा। इन सभी के बारे में लगातार एग्जामों में पूछा जाता है, आप लोग याद रखें, मिलान भी याद रखें और कौन किसके वादक हैं ये भी याद रखें। तो क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में शेयर कर, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया जाता है, कमेंट करेंगे, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि 2026 तक फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट सबसे अधिक किसने जीता। तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात कर रहा है, करंट अफेयर का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंच ओपन की बात करें, ये सबसे ज़्यादा बार जीते हैं राफेल नडाल ने। इसको किसने जीता है? राफेल नडाल ने सबसे ज़्यादा बार जीता है। अब ये पूछेगा कब जीता, किस, और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। और कुल कितने बार जीता, तो ये कुल 14 बार जीते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, 14 बार। केवल फ्रेंच ओपन की बात हो रही है। फ्रेंच ओपन के बारे में हमने बताया था। इसे राफेल नडाल के बारे में एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे, इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें किंग ऑफ क्ले भी कहा जाता है राफेल नडाल को, यानी कि क्ले कोर्ट का राजा, किंग ऑफ क्ले भी इन्हें कहा जाता है। और दूसरी बात, फ्रेंच ओपन का भी एक दूसरा नाम है, कभी कभी एग्जाम में देता है, तो इसे कहा जाता है रोलैंड गैरोस। फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है रोलैंड गैरोस। क्यों रोलैंड गैरोस इसका नाम है? तो ये रोलैंड गैरोस के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पे फ्रांस के एक फाइटर पायलट थे, तो वो बहुत ज़्यादा नाम हासिल किए थे अपने समय में, तो इन्हीं के नाम पर जो फ्रांस की सरकार है इस खेल का नाम रोलैंड गैरोस रख दिया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सभी जानते हैं कि टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। इन चारों में मिला करके अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किस पुरुष ने जीता है और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किस महिला ने जीता है, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पे। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किस पुरुष ने जीता है, मेन सिंगल की बात करें, तो ये जीते हैं नोवाक जोकोविक। किसने जीता है? नोवाक जोकोविक, यहाँ पे लिख देते हैं, नोवाक जोकोविक ने जीता है। और नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और कुल ये 24 बार ये आप लोग ध्यान रखेंगे ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, सर्वाधिक 24 बार। अगर आपसे पूछे वोमेन सिंगल में, मतलब महिला में कौन जीता, महिला एकल में सबसे ज़्यादा बार किसने जीता, तो ये जीती हैं मार्गरेट कोर्ट। अब इनके बारे में क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि कितनी बार जीती हैं, तो ये भी 24 बार जीती हैं। और मार्गरेट कोर्ट ये कहाँ की खिलाड़ी हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी, कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। तो इतनी बातें यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि 2024 तक फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट सबसे अधिक किसने जीता, तो ये जीते हैं राफेल नडाल। स्पेन के रहने वाले कुल 14 बार जीता है। इन्हें किंग ऑफ क्ले भी कहा जाता है। और रोलैंड गैरोस के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या याद रखेंगे? ये फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम रोलैंड गैरोस है। क्यों पढ़ा हमने बताया। और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम महिला में पूछे तो ये मार्गरेट कोर्ट ने जीता, 24 बार, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। और सर्वाधिक पुरुष में ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविक ने जीता, 24 बार, सर्बिया के ये खिलाड़ी हैं। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोस का पूर्ण रूप क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये होता है बायोस का पूर्ण रूप। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होता है इसका पूर्ण रूप। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह से आपके एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म यहाँ पे बताए जा रहे हैं, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि
एग्जाम में ये सभी फुल फॉर्म ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूएसबी का पूछे तो इसे यूनिवर्सल, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये किसका फुल फॉर्म है? यूएसबी का। यूएसबी का रोज आप लोग यूज करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगर आपसे पूछे वीजीए का फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। ये किसका फुल फॉर्म होता है? ये होता है आपका वीजीए का फुल फॉर्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे एचटीटीपी का भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एचटीटीपी का ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। और एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, यूआरएल का कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो इतनी फुल फॉर्म के बारे में याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, बायोस का पूर्ण रूप हमने बताया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस, वीजीए का वीडियो ग्राफिक एरे, एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये होता है इसका फुल फॉर्म। नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है? ये है इसके जनक रदरफोर्ड। इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि नाभिक की खोज भी इन्होंने किया था। अगर आपसे पूछे नाभिक की खोज किसने किया था या फिर नाभिक की भौतिकी के जनक पूछे, तो इनका नाम हो जाएगा रदरफोर्ड। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रदरफोर्ड के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने प्रोटॉन की भी खोज किया था। प्रोटॉन का पूछे किसने खोज किया था, तो रदरफोर्ड ने ही किया था। तो देखिए, नाभिक की बात करें तो ये नाभिक में कौन कौन होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्यों बताया जा रहा है आप लोग को? ये देखिए यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप सभी जानते हैं नाभिक में होते हैं, लेकिन इनको संयुक्त रूप से इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियॉन। और ये बात एग्जाम में पूछी गई है, ठीक, कि न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं। तो नाभिक में संयुक्त रूप से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं, संयुक्त रूप से उन्हें न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। और यहीं पे आप लोग ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज अगर आपसे पूछे, क्योंकि जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। और क्या बच रहा है? न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जेम्स चैडविक हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है। चलिए, इसका रिवीजन करेंगे। साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो देखिए, हमने क्या बताया कि नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है? तो नाभिकीय भौतिकी के जनक रदरफोर्ड हैं, क्योंकि उन्होंने नाभिक की खोज किया था। प्रोटॉन की खोज भी किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने ही किया था। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है, ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने खोजा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि भारत में एशियाई खेल कितनी बार आयोजित किए गए हैं? भारत में अभी तक एशियाई खेल 2 बार हुए हैं। भारत में अभी तक एशियाई खेल 2 बार हुए हैं। और पहली बार जब हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था 1951 में। और 1951 में ये भी नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछेगा, पहली बार से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो दूसरी बार हुआ था वो 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। ठीक ना, 1982 में। और दूसरी बार भी कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में ही हुआ था। एशियाई खेलों की बात करें, इसका नामकरण किसने किया था? एग्जाम में पूछा जाता है एशियाई खेल, इसका नामकरण अगर आपसे पूछे किसने किया था, तो उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नामकरण किया था। पंडित जवाहरलाल
नेहरू ने इसका नामकरण किया। और दूसरी बात आप लोग को नामकरण हो गया। इसकी जो आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य क्या है, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। तो आदर्श वाक्य के बारे में एवर अनवर्ड इसका, एवर ऑन वर्ड इसका क्या होता है, आदर्श वाक्य है। और ये इसका जो आयोजन है ये 4 साल में एक बार होता है। ये भी चीजें आप लोग को याद रखना है। जो बड़े गेम होते हैं वो 4 साल में एक बार उसका आयोजन होता है, जैसे ओलंपिक हो गया, एशियाई खेल हो गया, कॉमनवेल्थ गेम वगैरह हो गए। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में एशियाई खेल कितनी बार आयोजित किए जाते हैं, 2 बार आयोजित किए गए हैं। पहली बार 1951 में हुआ था नई दिल्ली में, दूसरी बार 1982 में नई दिल्ली में। और एशियाई खेल का नामकरण जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आदर्श वाक्य इसका एवर एनवर्ड है और आयोजन 4 साल में एक बार होता है। आगे बात करते हैं 100 निबल में कितने बिट्स होते हैं। चलिए इसका जवाब आप लोग खुद देंगे। देखिए 1 टेराबाइट में, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है, 1 टेराबाइट जिसे टीबी कहते हैं, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। इसको कभी कभी 1024 को 10 टू पावर 3 लिखता है। 10 टू पावर 3 क्यों लिखता है पता नहीं। 1024 को 10 टू पावर 3 जीबी भी लिख सकता है, कभी कभी एग्जाम में मिलता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। 1 टीबी में 1024 जीबी, 1 जीबी में 1024 एमबी होता है, जिससे खर्च करना आपका डेली का उद्देश्य है, ठीक। 1024 एमबी हो गया। और 1 एमबी में क्या होता है, 1024 केबी होता है। 1 एमबी में 1024 केबी होता है। और 1 केबी में यानी कि 1 किलोबाइट में, 1 किलोबाइट में 1024 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है। 1024 क्या होता है, बाइट होता है। और एक बाइट में कितना बिट होता है, एक बाइट में 8 बिट होता है। कितना होता है, 8 बिट होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक निबल में जो होता है वो 4 बिट होता है। एक निबल में 4 बिट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 100 निबल में कितने बिट ना, तो 100 निबल में ये 400 बिट होगा। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है, 400 बिट होगा। तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न था भाई कि 100 निबल में कितने बिट्स होते हैं। तुमने बताया 100 निबल में 400 बिट्स होते हैं। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, और 1 बाइट में 8 बिट, 1 निबल में 4 बिट। ये बातें आप लोग को याद रखना है, ठीक। 1024 को कभी कभी 10 टू पावर 3 भी लिखता है एक ऑप्शन में। तो ये भी बात के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अगला प्रश्न है इसरो का 100वां मिशन। तो ये स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे इसरो क्या कर रहा है, डीआरडीओ क्या कर रहा है, ठीक, कौन सी मिसाइल आ रही है, कौन सी जा रही है, क्या खरीदारी हो रही है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो है जवाब NVS-02 ये था आपका मिसाइल, जिसे नाविक भी कहते हैं। नेविगेशन सिस्टम के लिए था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नाविकों के सम्मान में, मछुआरों के सम्मान में या फिर नाविकों के सम्मान में इसका नाविक नाम रखा। और ये एक नेविगेशन सिस्टम है। कैसा नेविगेशन, ये एक नेविगेशन सिस्टम है। जैसे आप लोग के पास, आप लोग क्या यूज करते हैं, जीपीएस यूज करते होंगे कहीं पे जाने के लिए। तो वो आपका नेविगेशन सिस्टम है। वो हमारा नहीं है, अमेरिका का है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर यूज वही करते हैं, जीपीएस। तो इसी तरह से नाविक क्या है, ये समुद्र में चलने वाला नेविगेशन सिस्टम है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके लिए अब इसरो कोई रॉकेट लॉन्च करे तो ये सबसे पहले इसरो कोई मिशन करे तो सबसे पहले उसके रॉकेट के बारे में पूछा जाता है कि वो कौन से रॉकेट से इसको लॉन्च किया। तो GSLV F-15 से इसे लॉन्च किया। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसरो के इसी तरह से और भी कुछ मिशन होते हैं। देखिए इसरो ने आदित्य L1 मिशन किया था। कई बार पूछा गया किस लिए किया था और किस रॉकेट से किया था।
तो ये किया था PSLV-C57 से। किस किया था? PSLV-C57 रॉकेट से। और ये सूर्य से संबंधित मिशन था। सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसरो ने किया था। एक्सपोसैट मिशन अगर आपसे पूछे कि इसरो ने कब किया, और एक्सपोसैट और POEM ये दोनों मिशन इसरो ने पूछेगा कि किस रॉकेट से किया था, तो ये किया था PSLV-C58 नंबर C58 रॉकेट से। इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और एक और इसरो का मिशन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रोबा 3 मिशन। ये इसरो ने इस मिशन को कब किया था, किस रॉकेट से किया था, तो ये किया था इसरो ने PSLV-C61 से। तो इतने चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे इसरो के कुछ मिशन के बारे में जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए, इसरो में 100वां मिशन कौन सा है? हमने बताया NVS-02 जिसे नाविक बोलते हैं, ये एक नेविगेशन सिस्टम है। प्रोबा 3 मिशन PSLV-C61 और रॉकेट GSLV-F15 था। आदित्य 11 मिशन PSLV-C57 से सूर्य के लिए था। एक्सपोसैट POM मिशन ये PSLV-C58 से। ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में कौन उत्कृष्ट गैस रेडियोधर्मी होती है? तो देखिए, रेडियोधर्मी कौन सी उत्कृष्ट गैसें होती हैं, ये चीज़ें एग्जाम में पूछा गया है। साइंस से प्रश्न था। देखिए, कौन उत्कृष्ट गैसें रेडियोधर्मी होती है, तो एक उत्कृष्ट गैस है जिसे कहते हैं रेडान। रेडान क्यों उत्कृष्ट गैस है, क्यों रेडियोधर्मी होती है? क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडान कहाँ से प्राप्त किया जाता है? एक रेडियो एक्टिव तत्व जिसे यूरेनियम कहा जाता है। यूरेनियम का उपयोग हम लोग परमाणु रिएक्टर और फिर बिजली घरों में करते हैं। यूरेनियम, ये यूरेनियम से प्राप्त होता है। ये प्राप्त कहाँ से होता है? यूरेनियम से। यूरेनियम के बेसिकली लिखिए, यूरेनियम के क्षय से प्राप्त होता है या फिर यूरेनियम से प्राप्त होता है। यूरेनियम के क्षय से ये प्राप्त होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्कृष्ट गैस ये बिल्कुल अक्रियाशील होती है। इसी वजह से इन्हें नोबल गैस भी कहा जाता है। इन्हें शाही गैस भी कहा जाता है। शाही गैस, ठीक, क्या कहा जाता है? शाही गैस भी इन्हें कहा जाता है। इसे निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। निष्क्रिय गैस भी इन्हें कहा जाता है। अक्रिय गैस भी इन्हें कहा जाता है। और इसे आदर्श गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदर्श गैस भी कहा जाता है। तो ये इतने सारे नाम हैं आपके नोबल गैस के, ठीक है। नोबल गैस की बात करें, संख्या 7 है, एग्जामों में पूछी जाती है, 7 है। जैसे आपका हो गया हीलियम एक नोबल गैस है। हीलियम नियॉन आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन नहीं लिखे, रेडॉन, और एक होता है जिसका नाम है ओगनेसिन। क्या नाम है इसका? ओगनेसिन। तो ये कुछ 7 जो नोबल गैस हैं, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके सिंबल के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, किसी और क्लास में पढ़ेंगे। तो प्रकृति में उत्कृष्ट गैस रेडियोधर्मी होते हैं कौन से? तो ये होता है रेडान, क्योंकि रेडान प्राप्त होता है यूरेनियम से। यूरेनियम के क्षय से प्राप्त होता है, और यूरेनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। और उत्कृष्ट गैसों की हमने बात की, ये 7 होते हैं। इन्हें नोबल गैस, शाही गैस, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस या फिर आदर्श गैस भी कहा जाता है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन ये होते हैं। किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? अरे छोड़ो यार, किस शहर में जंतर मंतर हैं ये पहले देखो। तो देखिए, किस शहर में जंतर मंतर है, तो ये कुछ 5 शहर में है। 5 शहर में है। ये जो जंतर मंतर था ना, ये खगोलीय वेधशाला था। खगोलीय वेधशाला था। और ये खगोलीय वेधशाला किसने बनाया, कब बनाया, ये चीज़ें
पूछा जाता है। ये बनाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जो है 18वीं सदी में हुआ था। ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है, किस सदी में इसका निर्माण हुआ है? 18वीं सदी में हुआ था। और इसका निर्माण जो कराने वाले हैं ये जयसिंह सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था? जयसिंह जयसिंह सेकंड ने इसका निर्माण कराया था। राजा जयसिंह सेकंड ने करवाया था। कौन कौन से हैं 5 वेधशाला है? सबसे पहले तो जयपुर का याद रखेंगे। जयपुर का क्यों याद रखना है? ये सबसे बड़ा वेधशाला है और इसको यूनेस्को में 2010 में इसे शामिल किया गया। फिर इसके अलावा दिल्ली में भी है वेधशाला। इसको क्यों क्यों याद रखना है? ये पहला वेधशाला है। या फिर आपसे पूछे कि सबसे पुराना जंतर मंतर कौन सा है, तो दिल्ली वाला ही है, आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद मथुरा में है जंतर मंतर, फिर वाराणसी में है, वाराणसी में जंतर मंतर है, फिर उज्जैन में है। तो ये भारत में 5 जंतर मंतर हैं, इसके बारे में याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा फेमस जयपुर वाला और दिल्ली वाला है। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न था, किससे? हिस्ट्री से संबंधित था कि किस शहर में जंतर मंतर हैं। तो हमने बताया 5 शहरों में है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी। इसमें से आप लोग को जो भी ऑप्शन मिलेगा आप लोग मारेंगे। सबसे बड़ा जो जंतर मंतर है वो जयपुर वाला है, 2010 में से यूनेस्को में शामिल किया गया। और दिल्ली वाला जो है ये पहला जंतर मंतर है, क्योंकि ये भी बात एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा मथुरा, वाराणसी, उज्जैन में भी जंतर मंतर है। इसका निर्माण के बारे में हमने बताया 18वीं सदी में जयसिंह सेकंड ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है मिजोरम की राजधानी क्या है? ये सही प्रश्न है। तो ये कहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे? स्टैटिक का प्रश्न है। कभी कभी राजधानी राज्य और उसकी राजधानियों के बारे में पूछा जाता है। ज़्यादातर पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में भी पूछा जाता है, क्योंकि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनकी राजधानी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है। जैसे आइए चलिए रिवीजन कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अगर आपसे पूछे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, आप लोग बताएंगे ईटानगर। ईटानगर। अगर आपसे पूछे कि वहीं असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी दिसपुर है। क्या है? दिसपुर। अगर आपसे पूछे कि मेघालय की राजधानी क्या है, मेघालय की राजधानी क्या है? सॉरी, अगर आपसे पूछे कि मेघालय की राजधानी क्या है, तो वो है आपका शिलोंग। क्या है? शिलोंग। अगर आपसे पूछे कि मणिपुर की राजधानी क्या है, मणिपुर की राजधानी क्या है, तो मणिपुर की राजधानी आपके इम्फाल हो जाएगी। इम्फाल। अगर आपसे पूछे कि मणिपुर के बाद आएंगे, आप लोग से पूछेगा कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। और मिजोरम की राजधानी अगर आपसे पूछे, मिजोरम की राजधानी तो आइजोल है। क्या है? आइजोल मिजोरम की राजधानी। सिक्किम छूट रहा है क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। क्या है? गंगटोक। तो ये सभी राजधानियों के बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। पूर्वोत्तर भारत के राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में पूछी जाती हैं। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मिजोरम की राजधानी आइजोल। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर। मेघालय की राजधानी शिलोंग। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसने एक बार कहा था नेहरू देशभक्त है, जबकि जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो रही है, ये राजनीतिज्ञ है। ये किसने कहा था? तो ये एग्जाम में पूछा गया स्टेटमेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कहा था मोहम्मद इकबाल ने। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने कहा था। मोहम्मद इकबाल के स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट। अगर आपसे पूछे और भी इनसे संबंधित प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये किसने कहा था मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, ये बात भी एग्जामों में पूछा गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये किसने कहा था? तो ये मोहम्मद इकबाल ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने गाया था ये गीत?
तो ये मोहम्मद इकबाल ने ही गाया था। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तान हमारा, तो ये भी किसका है आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मोहम्मद इकबाल जी का है। तो यहाँ पे तीन चीजें मोहम्मद इकबाल जी से है कि किसने कहा था कि नेहरू देशभक्त है, जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मोहम्मद इकबाल ने कहा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी किसने कहा था, मोहम्मद इकबाल ने कहा है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत भी है, राष्ट्रीय गीत भी है, आप लोग उसे, देशभक्ति गीत है, आप लोग उसे देखें। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो देखिए हमारे एग्जामों में कुछ अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछा जाता है कि उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछी भी गई है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, जोधपुर राजस्थान में स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे है, राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये संस्था जो है वो बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलुरु में है ये संस्था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आलू आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये शिमला में है। शिमला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। आलू अनुसंधान पूछे कहाँ पे? अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान, ये जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान है, यहीं से राष्ट्रीय जो हर 2 साल पे वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है, ये कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, अगर यूके, उत्तराखंड मतलब यूके। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये आपके लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ये भी बात एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये कटक में स्थित है। कहाँ पे? कटक। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में। इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में, विज्ञान अनुसंधान बेंगलुरु कर्नाटक में, आलू अनुसंधान शिमला हिमाचल प्रदेश में है, वन अनुसंधान देहरादून उत्तराखंड में है, औषधि अनुसंधान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की दूसरी स्वदेशी पनडुब्बी कौन थी? देखिए अगर आपसे पूछे दूसरी स्वदेशी पनडुब्बी, भारत में पहले भी पनडुब्बी थी, लेकिन यहाँ पे स्वदेशी पनडुब्बी के बारे में बात कर रहा है जिसे भारत ने खुद बनाया हो। तो पहली है आईएनएस, यहाँ पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो पहली की बात करें तो आईएनएस अरिहंत है। क्या है? आईएनएस अरिहंत है। आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल शिप होता है। अगर आपसे पूछे कि दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो ये है आईएनएस अरिघाट। क्या नाम है इसका? आईएनएस अरिघाट। ये तो भारत के 2 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, पहली परमाणु पनडुब्बी, स्वदेशी नहीं लगाए, केवल परमाणु पनडुब्बी के बारे में बात करें तो कौन सी हो जाएगी? भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी पहली परमाणु पनडुब्बी जिसका नाम था आईएनएस चक्र। क्या नाम था? आईएनएस चक्र। और ये भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी, बट इसे इंडिया और रूस ने मिल करके बनाया था। किसने बनाया था? इंडिया और रूस ने मिल करके बनाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत का सर्वेक्षण पोत, भारत का अगर आपसे पूछे कि सर्वेक्षण पोत के बारे में बताइए। सर्वेक्षण पोत क्या है? तो भारत के 2 सर्वेक्षण पोत हैं। एक का नाम है आईएनएस संज्ञान, और दूसरे का नाम है आईएनएस निर्देशक। तो ये थे भारत के
कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न। भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन थी? इंपॉर्टेंट है, ये है पहली आईएनएस अरिहंत, दूसरी है आईएनएस अरिघाट। पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र, इसे इंडिया और रूस ने मिलकर बनाया था। भारत का सर्वेक्षण पोत की बात करें, ये पहला आईएनएस संज्ञान, दूसरा आईएनएस निर्देशक है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में शुरू किया गया था? ये कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में ये एक चीज और पूछा जाता है कि इसका मसौदा किसने तैयार किया था? मसौदा तैयार करने की बात करें तो ये महात्मा गांधी जी ने इसमें मसौदा तैयार किया था कि उसमें क्या चीज रहेगा क्या नहीं रहेगा। लेकिन इसको पेश किसने किया था? तो पेश के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसको पेश किया था क्या नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित इसको पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे पेश किया था। अगली बात आप लोग को याद रखना है, कब पेश किया था? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखना है। ये पारित कब किया गया भारत छोड़ो आंदोलन? ये बॉम्बे अधिवेशन में पारित कब हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 में पारित हुआ था और इसे शुरू कर दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व करने वाले थे आपके महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इसमें करो या मरो का नारा दिया। कौन सा नारा? करो या मरो का नारा, डू और डाई का नारा इन्हें महात्मा गांधी जी ने दिया। इस समय पूछे भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में वायसराय कौन थे? तो इस समय भारत में वायसराय थे लिन लिथ को इस समय भारत के वायसराय थे। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा और इसके तहत अंग्रेज मतलब जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे या फिर भारत के बड़े बड़े नेता थे उन्हें गिरफ्तार करके अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया। जैसे महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा भी और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में शुरू किया गया था? बॉम्बे अधिवेशन 1942 में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मसौदा तैयार किया था महात्मा गांधी, पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू और 8 अगस्त 1942 को ये पारित कर दिया गया था। और इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। करो या मरो का नारा लगाया था और इस समय भारत के वायसराय थे लिन लिथगो। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? ये आपके उत्तर प्रदेश में है। इस तरह से भारत के कुछ परमाणु संयंत्र हैं जो भारत में बिजली उत्पादन करता है और उसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। आइए चलिए 2-4 परमाणु संयंत्र के बारे में आप लोग को बता देते हैं। एटॉमिक प्लांट लिखते हैं परमाणु संयंत्र को। कैगा एटॉमिक प्लांट कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके तमिलनाडु में है। ये सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है, कई बार पूछे गए प्रश्न है, 1-2 बार नहीं, कई बार पूछे गए हैं। तारापुर परमाणु संयंत्र जो कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र था, एटॉमिक प्लांट, ये कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का पहला परमाणु संयंत्र था, ये भी बातें आपको याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये आप लोग को इंडियन जियोग्राफी में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, नरौरा परमाणु संयंत्र और परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? हमने बताया नरौरा उत्तर प्रदेश में, कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में, कुडनकुलम तमिलनाडु में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। ये भारत का पहला परमाणु संयंत्र भी है। बंदरगाह को इसके स्थान से मेल कीजिए। हमारे पास कुछ बंदरगाह हैं और उसके स्थान को मिलाना है। आइए चलिए मिला देते हैं। पारादीप बंदरगाह, पारादीप वाला जो है उड़ीसा में है, सीधे मिलेगा। अरे अरे तीर घुमा दूसरे ओर तो हो जाएगा दिक्कत, सीधे जाएंगे। और तूतीकोरिन बंदरगाह ये है आपका तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु में है। और मर्मुगोवा गोवा में है और कांडला ये गुजरात में है। तो इस तरह से मिला देंगे हम लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
तो जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।